हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे एक बेहद इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। और अंग्रेज़ी ग्रामर का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। और कंसेप्ट है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट को हम हिंदी में कहते हैं समझौता। अब इसको आप इस तरह समझें कि जैसे कोई दो आदमी हैं और वो किसी विषय के ऊपर, किसी बात के ऊपर आपस में कोई समझौता करते हैं और अपनी अपनी कंडीशंस रखते हैं कि भाई तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा कर लूँगा। और आखिरकार वो एक पॉइंट पे आकर के जो है समझौता कर लेते हैं, एग्री हो जाते हैं। और एग्री होने के बाद में फिर वो उनके बीच में वो बात पक्की हो जाती है। इसी तरह अंग्रेजी का जो सेंटेंस होता है उसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब आपस में एग्री करते हैं। जैसे कि ए वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। यानी जो क्रिया होती है वो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार एग्री करनी चाहिए। अंग्रेजी में इसका एक छोटा सा नियम है SSPP। यानी यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन का है तो वर्ब भी एक वचन की ही यूज होगी, और यदि सब्जेक्ट बहुवचन का है तो वर्ब भी उसमें बहुवचन की ही यूज होती है। और इसे ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। इसको समझ लें आप कि भी SSPP। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई एक वचन की वर्ब कैसी होती है और बहुवचन की वर्ब कैसी होती है। तो ये भी पहले इस वीडियो को हम शुरू करें, आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। यानी जब भी किसी वर्ब के अंदर एस आ जाता है तो वो एक वचन की बन जाती है। जैसे गो और उसमें ES लगा दिया तो वो एक वचन की होगी। जैसे टेक, एस लगा दिया उसमें टेक्स तो वो एक वचन की होगी। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ज़रूरी है समझना। अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी साथ साथ में बताऊंगा। तो ये कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं और यहाँ पर नीड के बारे में और डेयर के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। यानी नीड और डेयर, ये जो वर्ब है ये अपने आप में फुल वर्ब भी होती है और सेमी मॉडल भी होती है। और जब इनका यूज नॉट के साथ किया जाता है निगेटिव फॉर्म में तो फिर ये हमेशा जो है बेस फॉर्म में ही आती है। जैसे नीड नॉट और डेयर नॉट, चाहे उनका सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। जैसे ये पहला क्वेश्चन देखिए, ही नॉट गो देयर, तो हम यहाँ पर नीड्स नहीं भरेंगे बल्कि नीड भरेंगे। यानी ही नीड नॉट गो देयर। और इसको यदि मैं इस तरह कहूँ कि यू, अब यू बहुवचन हो गया तो यू के साथ भी हम नीड नॉट ही लगाएंगे। जैसे यू नीड नॉट गो देयर, ये क्वेश्चन नंबर 2 समझिए। जैसे दे नॉट स्टे हियर, अब ये बहुवचन है तो यहाँ भी हम नीड का ही यूज करेंगे, दे नीड नॉट स्टे हियर। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, ये भी नॉट के साथ आया है तो डेयर नॉट हम यहाँ पर लगाएंगे। यानी सी डेयर नॉट डू दिस। और आगे देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, ही ए बुक ऑन इंग्लिश लिटरेचर। अब यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो नीड्स होगा, यानी एस लग गया क्योंकि कर्ता अब एक वचन है और ये फुल वर्ब के रूप में यहाँ पर हम इसका यूज कर रहे हैं। तो ही नीड्स ए बुक ऑन इंग्लिश लिटरेचर। यदि इसका सब्जेक्ट हम वी कर देते हैं, WEV जो बहुवचन है, तो हम इसका यूज़ करेंगे तो इस तरह इसको बोला जाएगा कि वी नीड ए बुक ऑन इंग्लिश लिटरेचर। यानी कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की हमको लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यू ए बाइक टू गो।
अब यू के साथ आपको लगाना है नीड, क्योंकि यू बहुवचन है इसलिए हम नीड ही यहाँ पर लगाएंगे फुल वर्ब के रूप में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, उस कोरी कल्पना को दिखाने के लिए वर का यूज़ करते हैं। बिल्कुल याद रखें, ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी। जैसे इफ़ आई यू आई वुड डू इट, तो यहाँ पर आई के साथ वैसे आ जाना चाहिए लेकिन वर का यूज़ होगा क्योंकि ये कोरी कल्पना है। इफ़ आई वर यू आई वुड डू इट, यानी मैं तुम्हारी जगह होता तो इस काम को कर देता। अब चूंकि मैं तुम्हारी जगह नहीं था इसलिए मैंने इस काम को नहीं किया। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7, सी ए बर्ड सी वुड फ्लाई टू मी। अब यहाँ पर भी इस खाली स्थान में ये भी एक सपोजिशन है, कोरी कल्पना है, तो वर का हम यहाँ पर यूज करेंगे। यानी वर सी ए बर्ड सी वुड फ्लाई टू मी, यानी यदि वह एक पक्षी होती तो वो उड़ कर के मेरे पास आ जाती। अब चूंकि वो एक पक्षी नहीं है और वो मेरे पास उड़ कर के नहीं आ सकती, तो जब भी हम कोई सपोजिशन की बात करते हैं तो हम उसमें वर का यूज करते हैं, बिल्कुल आप नोट कर लें। और जब भी कोई आशीष यानी आशीर्वाद हो या कोई इच्छा या अभिलाषा व्यक्त करने की बात हो तो उसके अंदर जो है हम प्लूरल में ही क्रिया का यूज़ करते हैं। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इससे आप समझें आप। जैसे गॉड, अब वैसे ये दिखने को तो एक वचन लग रहा है, गॉड भगवान एक ही है, द किंग। और अब चूंकि गॉड जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर है, लेकिन क्रिया आपको यहाँ पर बहुवचन की लगानी पड़ रही है, सेव। क्योंकि यहाँ पर गॉड सेव द किंग, क्योंकि यहाँ पर एक इच्छा और अभिलाषा है, यानी कि भी भगवान जो है राजा को बचाएगा, यानी एक अभिलाषा यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, ये देखिए 9 वाला, लॉर्ड यू, तो लॉर्ड ब्लेस यू, यानी बहुवचन की क्रिया हमने यहाँ पर लगाई कि भाई राजा जो है तुमको आशीर्वाद देगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लॉन्ग आवर फ्रेंडशिप, यहाँ पर भी अभिलाषा दिखाई दे रही है, यानी लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, यानी हमारी मित्रता अमर रहे। एक और ट्रिक देखिए आप, वर्ब का यूज, जब हम किसी वर्ब का यूज कर रहे हैं और प्रीपोजिशन से पहले आने वाले नाउन के अनुसार होता है, यानी कई जगह पर जो वर्ब का यूज है वो प्रीपोजिशन से पहले आने वाले नाउन यानी सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मिलिट्री हेल्प फ्रॉम, अब ये यहाँ पर प्रीपोजिशन है फ्रॉम, तो मिलिट्री हेल्प फ्रॉम ऑल द कंट्रीज रिसीव्ड। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि भाई फ्रॉम से पहले जो आपका नाउन आया जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार हम वर्ब का यूज़ करेंगे। अब मिलिट्री यहाँ पर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की आएगी, यानी वाज का यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। कहीं आप कंट्रीज़ को सब्जेक्ट समान करके वही कंट्रीज़ बहुवचन है तो हम वर्ब का यूज़ कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो याद रखें, जब भी कोई प्रीपोजिशन से पहले आगे और पीछे दो नाउन आ रहे हैं तो पहला वाला यानी उससे पहले वाला जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब का यूज करना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, द कलर ऑफ, अब ये प्रीपोजिशन आ गया, दीज पेन्स, द कलर ऑफ दीज पेन्स, अब आगे खालिस्तान के बाद में ग्रीन, यानी अब इसका जो सब्जेक्ट है वो द कलर है, मतलब ऑफ से पहले कलर आया तो इज का हम यहाँ पर यूज करेंगे। द कलर ऑफ दीज पेन्स इज ग्रीन, ऐसे नहीं कह सकते कि द कलर ऑफ दीज पेन्स आर ग्रीन, यानी पेन्स यहाँ पर बहुवचन है और इसके अकॉर्डिंग यदि हम कर रहे हैं वर्ब का यूज तो वो बहुवचन आना चाहिए, तो यानी आर आना चाहिए, जो कि गलत है। तो इस नियम को आप ध्यान से देख लें। और देखिए कुछ क्वेश्चन, द मेरिट
द मेरिट ऑफ दीज बुक्स। अब यहाँ पर ऑफ से पहले ये मेरिट आया है और ऑफ के बाद में दीज बुक्स आया है। अब ये दीज बुक्स जो है वो बहुवचन में है, लेकिन ऑफ से पहले वाला ये नाउन जो है आपका द मेरिट एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। यानी द मेरिट ऑफ दीज बुक्स इज़ वेल नोन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स इन ऑल द कंट्रीज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर ऑफ से पहले आया द कॉस्ट जो कि एक वचन है, आगे ऑफ के बाद में है प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अब ये गुड्स जो आया है सामान, ये बहुवचन में, लेकिन आपको यहाँ पर भ्रमित नहीं होना है। ऑफ से पहले वाला नाउन ध्यान में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब फिल करनी है। यानी हम इसका यहाँ पर यूज़ करेंगे, एक वचन करता है तो एक वचन ही यहाँ पर हमने ये क्रिया यूज़ में ली है। तो इस तरह हो गया अब आपका ये सेंटेंस, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स इन ऑल द कंट्रीज इज इंक्रीजिंग। यानी कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है सभी देशों के अंदर वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, द डिटेल्स ऑफ। अब ऑफ से पहले आया डिटेल्स, आगे देखिए द इंसिडेंट, आगे ब्लैंक नॉट नॉन। अब ऑफ के बाद में इंसिडेंट आया जो एक वचन है, लेकिन ऑफ से पहले जो ये सब्जेक्ट आया है वो बहुवचन है डिटेल्स, तो हम वर का यहाँ पर यूज कर देंगे। यानी द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट वर नॉट नॉन। यानी इंसिडेंट की जो डिटेल है वो अभी यानी उनका पता नहीं है। आगे देखिए एक और शॉर्ट ट्रिक, यानी इन्फिनिट क्वांटिटी नंबर के बाद ऑफ के बाद वाले नाउन के अनुसार ही हम वर्ब का यूज़ करते हैं। यानी किसी सेंटेंस के अंदर इंडेफिनिट क्वांटिटी की बात आ रही हो या इनडेफिनिट नंबर ये की बात आ रही है, तो फिर ऑफ के बाद वाला जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ करनी है वर्ब। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ए नंबर ऑफ बॉयज़। अब ऑफ के बाद में ये बॉयज़ है, यहाँ पर नंबर आ रहा है, तो नंबर आ रहा है तो हम अब ऑफ के बाद यानी जो प्रीपोजिशन आ रहा है उसके बाद वाला जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे वर्ब को। तो ए नंबर ऑफ बॉयज बहुवचन है तो हम हैव का यहाँ पर यूज़ करेंगे। ए नंबर ऑफ बॉयज हैव कम, यानी बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ए लॉट ऑफ बुक्स। अब यहाँ पर ऑफ के बाद में बुक्स आ रहा है, बीन बॉट, तो हम हैव का यूज़ करेंगे क्योंकि हैव बहुवचन है और बुक्स यहाँ पर बहुवचन है, तो दोनों एग्री करके ए लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन बॉट, यानी ढेर सारी पुस्तकें खरीदी गई है। अब अगला क्वेश्चन है इसमें इसी नियम के अंतर्गत, ए प्लेंटी ऑफ शुगर। ए प्लेंटी ऑफ शुगर, तो ऑफ के बाद में आ रहा है शुगर और ये क्वांटिटी की बात हो रही है, ऑफ से पहले क्वांटिटी आ रहा है, और तो हम शुगर के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। तो प्लेंटी ऑफ शुगर बीन बॉट। अब शुगर एक वचन है तो हैज़ का हम यूज़ करेंगे, यानी प्लेंटी ऑफ शुगर हैज़ बीन बॉट, यानी ढेर सारी शक्कर खरीदी गई है। अब देखिए आगे एक और शॉर्ट ट्रिक आपके लिए, यानी लॉट्स के बाद, यानी किसी सेंटेंस में लॉट्स शब्द आ रहा है तो लॉट्स के बाद इन्फिनेटिव का यूज़ हो, मतलब लॉट्स के बाद में इन्फिनेटिव आ रहा हो, तो क्या करना है, तो लॉट्स को सिंगुलर माना जाता है। क्योंकि इन्फिनेटिव एक सिंगुलर नाउन के बराबर होता है, क्योंकि इन्फिनेटिव जो होते हैं वो सिंगुलर नाउन का दर्जा उनको दिया जाता है, यानी एक वचन माना जाता है, और इसी के अकॉर्डिंग फिर एक वचन की वर्ब भी वहाँ पर यूज की जाती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 19, देयर लॉट्स टू से। अभी लॉट्स के बाद में इन्फिनेटिव आ रहा है टू से, तो हम यहाँ पर एक वचन की जो है वर्ब यूज़ करेंगे, तो ये ए आपका आंसर सही है, यानी देयर इज लॉट्स टू से, अभी बहुत कुछ कहना है। क्वेश्चन नंबर 20,
देयर स्टिल लॉट्स टू डू। अब लॉट्स के बाद में ये टू डू इन्फिनेटिव आ रहा है, तो हम इज यानी एक वचन की वर्ब का ही यूज़ करेंगे, यानी देयर इज स्टिल लॉट्स टू डू, अभी बहुत सारा काम करना है। और देखिए एक और शॉर्ट ट्रिक, एक निश्चित संख्या, कोई भी निश्चित संख्या द नंबर के साथ आ रहा है तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, और ए नंबर के साथ यदि सेंटेंस बढ़ रहा है तो उसमें हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। देख लो आप, द नंबर है तो एक वचन की क्रिया, ए नंबर है तो प्लूरल वर्ब हम उसमें लगाएंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ए नंबर आ गया यहाँ पर, ए नंबर ऑफ बॉयज। ए नंबर आते ही आपको जो है प्लूरल वर्ब लगानी है, तो इसमें हैव आ गया, तो ए नंबर ऑफ बॉयज हैव कम, यानी बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इसी रूल के अंतर्गत द नंबर ऑफ बॉयज। अब सेंटेंस एक जैसा ही है, यहाँ भी बॉयज है यहाँ भी बॉयज, लेकिन ये द नंबर से शुरू हो रहा है इसलिए इसमें एक वचन की क्रिया यूज़ करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। द नंबर ऑफ बॉयज इज इंक्रीजिंग, यानी लड़कों की संख्या बढ़ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 23, देयर ए नंबर ऑफ बुक्स इन माई लाइब्रेरी, तो ए नंबर आ रहा है, तो ए नंबर आ रहा है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, यानी आर यहाँ पर लगाएंगे, यानी देयर आर ए नंबर ऑफ बुक्स इन माई लाइब्रेरी, यानी मेरी लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें हैं। एक और शॉर्ट ट्रिक देखिए, ऑफ के पहले, यानी ऑफ के पहले यदि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन आ जाए, यानी एक वचन की कलेक्टिव नाउन यदि आ जाती है तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। ऑफ के पहले ध्यान रखें, ऑफ के पहले यदि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है तो उसमें वर्ब जो यूज़ होगी वो एक वचन की होगी। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ए बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ कीज। अब देखिए यहाँ पर ऑफ से पहले ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन आ रहा है, बंच आ रहा है, बंच कलेक्टिव नाउन है, और तो ऑफ से पहले आ रहा है, या ऑफ के पहले है, तो अब आपको यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी लगानी है, यानी इज लगानी है। ए बंच ऑफ कीज, ये नहीं कि भाई कीज आ रहा है तो बहुवचन मान करके हम बहुवचन की क्रिया लगा दें, जैसे आर लगा दें। ए बंच ऑफ कीज आर लाइंग देयर, कि भाई चाबियों का एक गुच्छा वहाँ पड़ा हुआ है, तो फिर गलत हो जाएगा। तो आपको लगाना इच, यानी ऑफ से पहले कलेक्टिव नाउन आ रही है और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है तो आप उसमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। तो ए बंच ऑफ कीज इज लाइंग देयर, यानी चाबियों का गुच्छा वहाँ पड़ा हुआ है। और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन इसी श्रृंखला में 25, ए सेट ऑफ बुक्स, ए सेट ऑफ बुक्स, तो ये ऑफ से पहले ए सेट यहाँ पर आया है, अब तो यहाँ पर भी आपको अब एक वचन की वर्ब यूज़ करनी है, हैज। तो ए सेट ऑफ बुक्स हैज़ बीन बॉट, इन बुक्स का एक सेट खरीदा गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन 27, ए टीम ऑफ, ए टीम ऑफ से पहले ये कलेक्टिव नाउन, ए टीम ऑफ स्टूडेंट्स बीन सेलेक्टेड, तो हैज एक वचन की वर्ब हम लगाएंगे, तो ए टीम ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ बीन सिलेक्टेड, स्टूडेंट्स की टीम का सिलेक्शन किया गया है। और एक और शॉर्ट ट्रिक देखिए अब, यानी जब कलेक्टिव नाउन का यूज सिंगुलर अर्थ में होता है, सिंगुलर अर्थ में होता है, कलेक्टिव नाउन का यूज जब एक वचन के अर्थ में होता है तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। लेकिन जब इनका यूज प्लूरल अर्थ में होता है तो उस स्थिति में उस नाउन को हम मल्टीट्यूड कहते हैं। कलेक्टिव नाउन का यूज़ यदि सिंगुलर के अर्थ में होता है तो वो कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यदि कलेक्टिव नाउन का यूज यदि प्लूरल अर्थ में होता है तो उस वक्त वो कलेक्टिव नाउन की जगह हम उसको कहेंगे मल्टीट्यूड। और इसी से मिलते जुलते ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट एक कलेक्टिव नाउन है
और अब देखिए कि इसका यूज़ किस अर्थ में हुआ है। डिसाइडेड सो इन देयर ऑन इंटरेस्ट। अब ये देयर शब्द इसको इंडिकेट कर रहा है कि भाई बहुवचन में हुआ है उसका यूज। किसका देयर शब्द आया है, इसका मतलब बहुवचन में इसका यूज है, तो बहुवचन की क्रिया हम हैव यहाँ पर लगा देंगे। और ये इस वक्त कलेक्टिव नाउन नहीं है बल्कि मल्टीट्यूड है। तो द गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड। और एक और एग्जांपल यहाँ पे देखें आप 28, द गवर्नमेंट डिसाइडेड सो इन इट्स ऑन इंटरेस्ट। अब यहाँ पर इसका यूज जो हुआ है वो इट्स आया है, तो ये सिंगुलर अर्थ में हुआ है। अब सिंगुलर अर्थ में हुआ है इसका मतलब अब ये कलेक्टिव नाउन है और इसमें हम जो है सिंगुलर नंबर की वर्ब लगाएंगे। तो द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड सो इन इट्स ऑन इंटरेस्ट, यानी गवर्नमेंट ने ऐसा जो डिसाइड किया है वो स्वयं के इंटरेस्ट में किया है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में ये जो हमारा चल रहा है कंसेप्ट, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और अगले वीडियो में फिर और इसी तरह हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस कड़ी में मेरे 2-4 वीडियो आने वाले हैं और इस श्रृंखला में हम इस पूरे कंसेप्ट को इसी तरह एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। इसलिए आप बने रहें मेरे साथ और देखें मेरे वीडियोज़ को। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स all for today. See you again in next video. Till then, keep watching my videos. Have a nice time. Thank you very much.